आपकी मेहनत देखी आपने एसएससी जीडी से सीधे अब छलांग मारी है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। हाँ, बड़ा ही मतलब 1.3 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रह गया था। होता है सीजीएल वाले जो क्लियर नहीं कर पाते हैं सीपीओ, वो होता है फिजिकल। हाँ, वो 1600 मीटर की फिजिकल दौड़ हालत खराब कर देती है नहीं इंसान मिला, मैं उसी में चले जाऊंगी, कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब तो रहे मेरे पास। ने। जो लेकिन क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में या फिर कहीं भी किया हुआ सॉल्व कर लिया, और वो आपसे एग्जाम में हाँ, सॉल्व ना हो तो वो आपको होपलेस और कर देता है कि आप परेशान हो जाते बिल्कुल। हैं, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने किया था पर वो कर नहीं पाया। सीपीओ बिल- 2024 के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनसे किस तरीके से पॉजिटिव रहना चाहिए, जो 2023 में जो फेल हो गए हैं या फिर किसी तरीके से 2-4 नंबर से भी रह गए हैं, उनके रिगार्डिंग आप बताइए। फिर मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, तो मेरे को लगा कि मॉक टेस्ट में ना स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। 110, 120, 25 के आसपास रह जा रहा था। फिर मेरे को कहीं ना कहीं लगा कोई तो इशू है जो अभी मेरे को मतलब मैं क्रैक नहीं कर पा रहा। तो नमस्कार दोस्तों, बरगोती क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ हैं सीपीओ 2023 के टॉपर रजनीश जी। तो उस रिगार्डिंग में हम उनसे पूछेंगे कि उनकी कैसी पूरी जर्नी रही है और किस तरीके से उन्होंने टैकल किया है सीपीओ 2023 के एग्ज़ाम को। और ये भी नहीं कि उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया, उन्होंने वो एग्ज़ाम टॉप किया है 2023 का, दिल्ली पुलिस उन्हें सिक्योर करी थी। तो सर आप बता सकते हैं कि आपने स्टार्टिंग कैसे की इस पूरी जर्नी की? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। एंड मैंने सबसे पहले CPO 22 के लिए फॉर्म भरा था, जब ये नवंबर 22 में एग्जाम था। तब CPO का टीयर 1 नवंबर मंथ में हुआ था। जी। और तब मैंने अक्टूबर में SSC का सबसे पहले जर्नी स्टार्ट किया था। और उस टाइम आप तो एक न्यू महीने में कमर ही हैं? प्रीलिम्स हो गया था। हाँ, बिल्कुल। तो उस टाइम मैंने एक महीने की प्रिपरेशन करी जितना हो सकता था, लेकिन उस टाइम मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। एक्चुअली मेरा ओबीसी कैटेगरी है और मेरे 100 यानी 101.5 आया था नॉर्मलाइज्ड। और कट ऑफ था ओबीसी का उस टाइम 102.9। तो बड़ा ही मतलब 1.3 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रह गया था। अच्छा, तो ये फिर मेरे को 2022 में रियलाइज आपका? और हाँ, और उसका जी। रिजल्ट आया था 24 या 25 दिसंबर के आसपास जी। 2022 में। तो बहुत जी। कम मार्जिन से रह गया था। मेरे को लगा कि अगर मैं एक महीने की पढ़ाई में इतना पास पहुंच गया तो मेरे को यानी लग के कर लेना चाहिए कुछ महीने। और फिर अगला वाला सीपीओ था 2023 का, अक्टूबर में, फर्स्ट वीक जी, में। बिल्कुल। तो मेरे पास अच्छे खासे 7-8 महीने थे, तो मेरे को लगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने जनवरी के 1-2 वीक से मैंने अच्छे से पहले अपना प्लान बनाना स्टार्ट किया। पहले मैंने खुद एनालिसिस किया बहुत सारा कि जी। एग्जाम्स एग्जाम्स का सीपीओ के एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितना किस सब्जेक्ट का वेटेज रहता है। बहुत ही जी। मैंने एनालिसिस खुद से किया, यूट्यूब पे चेक कर करके बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया। देखा कि कहाँ से मेरे को सबसे ज्यादा मतलब एफिशिएंट वे में जल्दी से तैयारी कर सकूं। क्योंकि बिल्कुल। ये जैसे सीजीएल सीपीओ का एग्जाम है, इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा कवर करना होता है। लेकिन जी। ये भी था कि अगर मैं टारगेटेड अप्रोच अपनाऊं तो मैं थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करके भी मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। तो बिल्कुल। मैंने पहले अपने लिए टारगेट बनाया कि मेरे को प्रीलिम्स में कितना मार्क्स लाना है, मेंस में कितना चाहिए। और मेरे पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी है, तो 20 मार्क्स मेरे को बोनस भी मिल रहे थे पहले से। जी, जी, बिल्कुल। तो मेरे को था कि अगर मैं 330 अपना प्रीलिम्स और मेंस का ले आऊं, तो 20 मार्क्स मिला के मेरे को एनसीसी का 350 हो जाएगा, और 350 में मेरे को डीपी तो मिल ही जाएगा, क्योंकि 22 वाले में 331 कट ऑफ गया था ओबीसी जी, पे। जी, बिल्कुल। तो मेरे को सेफ साइड लेके चलना था क्योंकि वैकेंसी कम है। तो मैंने अपने आप को लेके चला था कि मैं 345 से 350 स्कोर कर लूंगा तो मेरे को डीपी मिल जाएगा। और 6-8 महीने जी। में मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। तो ये मेरे लिए बहुत था कि हाँ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट में अगर मेरे को डीपी मिल जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिल्ली में ही रहता हूँ, तो डीपी मेरे लिए अच्छा। ड्रीम पोस्ट था। हाँ, तो मैं तो वही फिर मैं मैंने पूछ रहा था कि आपने आपका सिर्फ ड्रीम पोस्ट मैंने स्टार्टिंग से, जैसे आप बता रहे हैं, दिल्ली के लिए आप टारगेट कर हाँ, रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को था कि मेरे को दिल्ली से बाहर नहीं जाना। एक्चुअली मैंने 22 जो पिछले साल जीडी हुआ था, जो 22 वाला जीडी था जो 23 में प्रोसेस चल रहा था, वो भी मेरा जी, जी, क्लियर जी। हो गया था। लेकिन मेरे को फिर उसमें वेस्ट बंगाल मिल गया था, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। मेरे को नहीं जाना था दिल्ली से बाहर। नहीं, आप फिर मैंने आपकी मेहनत देखी आपने, एसएससी जीडी से सीधे अब छलांग मारी है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। हाँ, बिल्कुल। तो फिर मैंने जनवरी में के 2 हफ्ते पहले अपने आप को रेडी किया कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैथ्स मेरा ना हमेशा से बड़ा वीक रहा है। जो पहला प्रीलिम्स हुआ था उसमें मेरे 5 मार्क्स आए थे। फिर मेरे को लगा कि मेरे को ऐसा करना है कि 150 कैसे भी मेरे को, मेरा जब वो 330 का टारगेट सेट हुआ, तो उसमें मैंने जी। डिवाइड किया कि 150 मैं इसमें ले आओ प्रीलिम्स में, और हुँ। 180 ले आओ मेंस में। तो ये मेरा जी। 330 हो जाएगा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि मेरे को मैथ्स में ये स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग में ये करना है, इंग्लिश में इतना करना है, जीएस में इतना करना है। तो जी। इतना मेरे को, फिर मैं रेडी हुआ कि मेरे को मैथ्स में 100% सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीपीओ के 50 क्वेश्चंस में से ना ज्यादातर वेटेज मेन मेन चैप्टर्स का ही रहता है।
जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज, जी, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रिग्नोमेट्री। ज्योमेट्री भी इतना लंबा चैप्टर है, लेकिन उसमें से सिर्फ सर्कल और ट्रायंगल सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, मतलब बिल्कुल। 4-5 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आ जाता है। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं 35 से 40 क्वेश्चन अगर मैं मैथ्स में कवर कर लूँ, तो मैं बाकी में अपना स्कोर बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि रीजनिंग के लिए मेरा एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत सही था पहले से। तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मैंने 1-2 तो क्लासेस ये मतलब मैथ्स वीओडी। में जो प्रॉब्लम आती थी आपको स्टार्टिंग में, वो टाइमिंग की हुँ। आती थी या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था उसका आती थी? दोनों, दोनों। क्योंकि एक तो मेरा प्रैक्टिस ही नहीं था पहले मैथ्स में। जी, मैंने ग्रेजुएशन भी इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है, तो मेरा कॉन्सेप्ट भी मतलब वीक था और प्रैक्टिस तो था ही नहीं ज़रा भी। फिर मैंने जी, पहले के 2-3 महीने में 60 या 70% ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट किया, बस जी, इतना ही। और उसके बाद मैंने अपना फिर मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, तो मेरे को लगा कि मॉक टेस्ट में ना स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। 110, 120, 25 के आस-पास रह जा रहा था। फिर मेरे को कहीं न कहीं लगा कोई तो इश्यू है जो अभी मेरे को मतलब मैं क्रैक नहीं कर पा रहा, कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ ना कि अभी ना लैक ऑफ प्रैक्टिस बहुत हो रहा है। फिर मैंने ओके, स्टार्ट किया मॉक का एनालिसिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा ना पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट किया। 60-70% मेरा सिलेबस हो गया था। फिर मेरे को जी। लगा कि नहीं, सिलेबस कवर करने के पीछे भागूँगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा जितना पढ़ लिया उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूँगा। फिर अच्छा, मैंने तो प्रैक्टिस मॉक वाली बुक्स मॉक खरीदी। एनालिसिस बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स को। बहुत ज़्यादा, मतलब मॉक करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉक्स का एनालिसिस है। अब प्रॉब्लम ये होता है ना, ज़्यादातर बच्चे मॉक्स कर लेते हैं, लेकिन एनालिसिस सिर्फ़ उनका करते हैं, जो गलत या फिर स्किप्ड क्वेश्चन हो गया। अब प्रॉब्लम ओके, ये हो जाता है, जैसे मान लो मैं आज कोई मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, मेरे से मैथ्स का एक क्वेश्चन हो गया, 10 सेकंड में मैंने क्वेश्चन कर लिया। लेकिन अगर यही सेम जी, क्वेश्चन मेरे को 1 महीने बाद अगर पूछ लिया जाए ना, तो क्या पता उस दिन मेरे से 10 सेकंड में हुआ, क्या पता मैं आज के दिन में उसको 1 मिनट में भी सॉल्व ना कर पाऊँ, क्योंकि मैंने उस टाइम तो इसको एनालाइज़ किया ही नहीं। ओके, क्या पता जो ओके, जैसे मैं टेक्स्ट बुक प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, क्या जी, पता वो जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो मेरे अप्रोच से बेटर हो। क्योंकि बिल्कुल, सीपीयू ऐसा एग्ज़ाम है कि 200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करना है। तो टाइम एफिशिएंसी मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मुझे एक-एक सेकंड का वैल्यू मुझे समझना पड़ेगा। तो इसीलिए 200 के 200 क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चन या जो स्किप्ड क्वेश्चन हो गया उसका एनालिसिस कर लो और सही वालों का छोड़ दो। तो जो मेरे से क्वेश्चन हो भी जाते थे, मैं उसका भी एनालिसिस देखता था कि टेक्स्ट बुक वाला अप्रोच कैसा है, या जैसे अगर मैं ओलिव का भी मॉक लगा रहा हूँ तो उनका एनालिसिस जी, देखता था। और बाय जी, चांस अगर जैसे मेरे को कोई कॉन्सेप्ट जैसे पता लग गया कि ये ट्रायंगल का क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का वीडियो देखता था। ये नहीं कि जी, मैं पूरा चैप्टर का वीडियो देख रहा हूँ। तो ऐसे-ऐसे करके मैंने 4-5 और टॉपिक पढ़ लिया, जो मेरे को मॉक के थ्रू पता लगा कि मेरे से इस टाइप के क्वेश्चन्स नहीं हो रहे हैं। मैंने तो ज्योमेट्री उस मॉक के टाइम कवर नहीं किया था। मॉक के एनालिसिस के दौरान क्या आप उनकी बुकलेट्स बनाते थे कि जो मुझसे क्वेश्चन्स नहीं हुए, हार्ड क्वेश्चन्स या फिर आप सिर्फ मार्क कर लेते थे? क्या करते नहीं, थे नहीं, आप मॉक बिल्कुल के ये एनालिसिस? सही। मैंने मॉक्स के लिए अलग से रजिस्टर बना रखा था। अच्छा, इनफैक्ट मॉक्स के लिए मैंने रजिस्टर सिलेबस बनाया। कंप्लीट हाँ, इनफैक्ट मैंने सिलेबस कंप्लीट करते टाइम ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए, मेरे मॉक्स के ज़्यादा नोट्स थे। क्योंकि मैं ओके, 200 के 200 क्वेश्चन्स का ना एक बैंक बनता जा रहा था, मेरे लिए अच्छा बैकअप बन गया था, कि मेरे को अच्छा, 200 क्वेश्चन्स करने हैं मॉक के, और उनका एनालिसिस मेरे को भले जैसे मैं 2 घंटे मॉक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को एनालिसिस में चाहे जितना टाइम लग जाए, 3, 4, 5 घंटा, लेकिन एनालिसिस करके ही रहना है। क्योंकि वो कोई बच्चा 200 क्वेश्चन अगर डेली पीवाईक्यू भी कर ले, तो वो बहुत बड़ी बात है, प्रैक्टिस के जी, तौर पे। तो मेरे को एनालिसिस करना ही था, और साथ में मैंने फिर प्रैक्टिस वाले बुक्स खरीद लिए थे, जीएस, इंग्लिश इन सब के लिए। और मैथ्स के ओके, लिए तो मैं जैसे काफ़ी सारे टीचर्स हैं, उनके ना मैं जो चैप्टर वाइज़ शीट्स होते हैं, सिर्फ़ वो प्रैक्टिस के तौर पे लगा रहा था। ओके, और फिर मैंने ये किरण और पिनाकल वगैरह बुक्स खरीद ली अपने लिए, कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। और फिर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तब मेरा जैसे ये 2 काम मैंने बस किया, ये मॉक और एनालिसिस डेली करना स्टार्ट कर दिया, और हुँ, प्लस पीवाईक्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। इन 2 तरीके से मेरा फिर मॉक में स्कोर 150 के अराउंड आने लगा, और मेरा टारगेट भी था कि मेरे को रॉ 150 लाना ही लाना है। तो जब मैंने मेरा 4th अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, वो सेकंड ईज़ीएस्ट शिफ्ट था। तो मेरे ओके, जो जो नॉर्मल रॉ मार्क्स है, वो मेरा 150 ही आया एग्ज़ैक्ट बिल्कुल। और एग्ज़ैक्ट ईज़ी शिफ्ट आपके था इसलिए। मॉक्स में कितने हाँ, मार्क्स आते थे? एग्ज़ैक्ट। मॉक्स मेरा में कितने एवरेज मार्क्स? 150, 155, मतलब बढ़ गया था मतलब 150, ये कह 155। सकते हैं बुक में जितने आपके लास्ट के टाइम में मॉक्स में आ रहे हैं, उतने बिल्कुल, ही आप स्कोर कर पाएँगे। बिल्कुल। ये तो एक और मैथ्स की बात सेम है। ऐसा ही। हाँ, हाँ, उसी के हाँ। रिगार्डिंग में आ रहा था आगे। जी, कि जैसे और मैथ्स में हुआ था सेम ऐसे उसके ही बाद मतलब किस-किस सब्जेक्ट जैसे अ, इंग्लिश लिया आपने, जीएस लिया या हाँ, फिर किस-किस तरीके से आपने उनकी प्रिपरेशन करी? मैंने वैसे तो मैं एग्ज़ाम देते टाइम मैं सबसे पहले मैथ्स ही अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मैथ्स मेरा सबसे वीक था। तो मैंने ओके, मैथ्स के लिए तो जितना मेरा प्रिपरेशन हो गया था ना, मैंने सेट कर लिया था कि जब मैं 2 घंटे एग्ज़ाम में बैठूँगा, तो मेरे को 40 मिनट्स मैथ्स को देना है, और उस ओके, 40 मिनट्स में एटलीस्ट
35 टू 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देना, मतलब सिंगल राउंड में। जैसे पहले ओके, अटेम्प्ट में जितने क्वेश्चंस हो जाए मुझे 35 टू 40 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। उसके बाद मैं सेकंड सेक्शन पे बढ़ता था, और सेकंड में मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करता था, तो रीजनिंग मेरा ओके ओके था, मतलब मैंने मॉक्स के जरिए मैंने अपना सारा प्रैक्टिस कर लिया था रीजनिंग का। ओके, तो मैं रीजनिंग आराम से कर लेता था, और फिर लास्ट में मैं इंग्लिश और जीएस करता था। फिर जैसे मैथ्स का तो मेरा ऐसे सिलेबस कंप्लीट हो गया था। जी, जीएस में मैंने फिर से ऐसे ही टारगेटेड अप्रोच रखा था। मैंने सिर्फ पहले वेटेज चेक किया कि सबसे ज्यादा, जैसे जीएस में तो 20 से 25 क्वेश्चन ही हो जाए वही बहुत है, और सही छह आठ बात है। महीने में तो इससे ज्यादा मैं सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी और बायो का सिलेबस कंप्लीट किया, जिसका वेटेज ओके, ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन है 50 में से। तो 15 अच्छा, क्वेश्चन का वेटेज इनका हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो का। और हिस्ट्री में भी सिर्फ मैंने मेडिवल और मॉडर्न किया था, एंशियंट नहीं किया था, क्योंकि एंशिएंट नहीं एंशियंट किया इतना आपने। ज्यादा, एक तो सबसे ज्यादा वास्ट वही है, और उसका वेटेज भी सबसे कम है। एक आधा क्वेश्चन आना है और पढ़ के भी वो नहीं हो पाता, तो उसमें बस टाइम वेस्ट करने वाली बात थी। तो मैंने मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री किया, और साथ में पॉलिटी और बायो कर लिया था। ये तीन ओके, करके, और साथ में स्टैटिक जीके का 8-10 टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट लिख लिया था, कि कौन कौन से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं जिनमें से, जैसे नेशनल पार्क हो गया, डांस भी हो फोक गया, डांस हो गया, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट वाला हो गया, या फिर ड्रेनेज टेम्पल्स हो सिस्टम गए, हो गया, डैम, फेस्टिवल। टेम्पल्स हो गए। तो ये 8-10 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और साथ में थोड़ा सा करंट अफेयर्स का टॉपिक। तो बस मैंने जीएस के लिए बस इतना ही रखा था, और मैक्सिमम मैंने फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। वही कि मैंने जितना पढ़ लिया उनका रिवीजन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही वाला मॉक में भी मैं जीएस में भी कर रहा था। मॉक से मतलब ये मेरा अप्रोच सेम था सबके लिए, चाहे ये मैथ्स हो, जीएस का तो जीएस, पोर्शन ही इंग्लिश। हो गया, इसमें करंट अफेयर का आप प्रिपरेशन करते थे या आपने मान लिया था करंट अफेयर के लिए मैं मैंने किया स्किप था, कर दूंगा? मैंने लास्ट अच्छा, के, नहीं नहीं, मैंने करंट अफेयर्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिखा था। जैसे कि अच्छा, अच्छा। मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, वो जी, जी, इम्पोर्टेंट रहता है। जो गवर्नमेंट स्कीम होता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, और जी, एनवायरमेंट से रिलेटेड, बस मैंने ये 3 टॉपिक लिया था। इसके अलावा मैंने करंट अफेयर टच भी नहीं किया था। और थोड़ा बहुत जैसे स्पोर्ट्स में मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहा है पहले से, तो स्पोर्ट्स का मैं ऑलरेडी अपडेटेड था पहले से, जितने भी मेन मेन बिल्कुल। इवेंट्स होते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस वगैरह। तो इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का ट्राई नहीं किया। थोड़ा बहुत जैसे ट्रॉफी हो गया, कि कौन सा स्पोर्ट्स किससे रिलेटेड है, या फिर अगर रिसेंट में कोई हुआ हुआ स्पोर्ट्स कंक्लूड, तो उसका मैंने पढ़ लिया। लेकिन मैंने करंट अफेयर्स में इन 3-4 टॉपिक्स के अलावा कुछ भी नहीं देखा था, क्योंकि एक तो बिल्कुल, वेटेज बहुत कम है। तो मेरा सही बात है। 25 से 30 क्वेश्चन का रेडी हो गया था, कि हाँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो 15 मार्क्स हो गए मेरे, और साथ में स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स ये मेरे 10 मार्क्स से थोड़ा बढ़ा देगा। तो मैंने 25 मार्क्स का जी, अपना जुगाड़ कर लिया था, कि हाँ, मेरे को इतना ही करना है, इससे ज्यादा मैं कर भी नहीं पाऊंगा। तो वही था चलिए कि मेरे को बिल्कुल। 150 मार्क्स कैसे भी पहुंचना है। तो 150 मार्क्स के लिए क्या क्या पढ़ना है, और ऐसा है कि हाँ, जो मैंने पढ़ लिया है वो क्वेश्चन ऐसा ना हो एग्जाम में कि ये तो मैंने पढ़ लिया था लेकिन अब मेरे से हो क्यों नहीं रहा है। तो ये वही होता है कि ये लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है। ये तो मैंने वाली जो आप प्रैक्टिस बात पे बोली ज्यादा है ना ध्यान आपने, दिया। कि आपने जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में या फिर कहीं भी किया हुआ सॉल्व कर लिया और वो आपसे एग्ज़ाम में हाँ, सॉल्व ना हो तो वो आपको होपलेस और कर देता है, कि आप परेशान हो जाते बिल्कुल। हैं, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने किया था पर वो कर नहीं पाया। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर ऐसा लगता है कि अगर हो भी रहा है तो टाइम क्यों ज़्यादा लग गया। फिर बच्चे बोलते हैं जी। कि इंग्लिश और जीएस के लिए जैसे लास्ट में टाइम कम पड़ गया। तो हुँ, मैंने मॉक्स का प्रैक्टिस भी ऐसे ही किया था। मेरे को 1 अच्छा। राउंड लगाना होता था पहले मैथ्स का, कि मैं एक-एक देखूँगा क्वेश्चन, अगर सॉल्व हो रहा है तो करूँगा, नहीं हो रहा होगा तो मैं आगे स्किप कर दूँगा। मतलब मैं 40 मिनट्स जैसे ही होता था, मैं मैथ्स को स्किप कर देता था, चाहे मेरे से जितने क्वेश्चन हुए हों। बस हाँ, ये टारगेट सेट कर रखा था कि मेरे को एटलीस्ट 40 क्वेश्चन तक पहुँचना है, 35 टू 40 क्वेश्चन। क्योंकि मैं रीजनिंग में 45 प्लस ले आऊंगा, इंग्लिश में ऑलमोस्ट मेरा 45 रहता है, और जीएस में मैं 20 के ओके। अराउंड आ दूंगा, तो मेरे 150 हो रहे थे वैसे भी। तो बस ये मॉक्स का प्रैक्टिस भी वैसे ही कर रहा था जैसे मेरे को असली एग्जाम में बैठना था। और ये बहुत ज्यादा मतलब आप इंपॉर्टेंट मॉक्स रहता है, को ये क्योंकि मान के चल रहे थे, मॉक्स को ये मान के चल रहे थे ये मेरे एग्ज़ाम्स ही हैं, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, मेरे को इसमें कोई बिल्कुल, भी पॉज़ नहीं करना है, रिज़्यूम नहीं करना है, मेरे को सिर्फ़ एक वन गो में मेरे को पूरा का पूरा एग्ज़ाम देना है। ये आपके माइंड में बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। सेट था। हाँ, हाँ, क्योंकि ना बच्चे 2 घंटे का मॉक में ना थोड़ा बहुत बोर भी हो जाते हैं, सोचते हैं कि 1 घंटे पे ब्रेक ले लेते हैं और फिर थोड़ी देर बात करेंगे। लेकिन क्या होता है ना उसमें, जैसे बॉडी, जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक है अपना बॉडी का होता है, वो आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग रेडी करना ही करना है। कि मुझे 2 घंटे का स्टेमिना चाहिए, कि मैं 2 घंटे बैठूं तो मेरा ब्रेन जैसे पहले मिनट में एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, जी, वैसे ही मेरा 120वें मिनट में भी वैसे ही काम करना चाहिए। तो ये जी। मॉक्स को बिना ब्रेक लिए, पॉज किए, 2 घंटे बैठना ही बहुत जरूरी है। उसके बाद आप रेस्ट लो तो सही भी लगता है कि, और जैसे मॉक्स करके ना बच्चे बोर भी जल्दी होते हैं, अगर और मार्क्स कम आ रहे हो तो और जल्दी होपलेस हो जाते हैं। हाँ, ये लेकिन बात तो सही सबसे बोला। जो मैं रामबाण बोलूंगा ना, वो यही है कि बच्चा मॉक और एनालिसिस और प्रैक्टिस करे ना, तो पक्का स्कोर बढ़ता ही बढ़ता है। मेरे साथ, क्योंकि ये रियल में मेरे साथ हुआ है बिल्कुल।
मैंने सिलेबस करना स्टार्ट किया फ़ैब, मार्च तक मैंने सिलेबस कंप्लीट करने के मैं पीछे हाँ भागा। जी, जी। लेकिन मॉक में नंबर ही नहीं आ रहे थे मेरे। वही 110, 120 तो मैं सोच रहा था कि 100 नंबर तो मेरा बिना पढ़े भी हो गया था नवंबर वाले सीटों में, मतलब जो 2022 में। जी, तो पढ़ के मेरे को क्या हो रहा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो तब रियलाइज़ हुआ कि प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और बच्चे मॉक्स लगाते ही लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे सीरियस कैंडिडेट्स लगाते हैं, लेकिन उनको गलती नहीं पता लगता है क्योंकि वो लोग एनालिसिस नहीं करते हैं। ओके। एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए तो बहुत मतलब प्रॉफिटेबल था ये। तो ये आपका पोर्शन हो गया। इंग्लिश का पोर्शन की तैयारी आपने कैसे करी? आपने बताया आपने बीए ऑनर्स किया इंग्लिश से, तो आपके लिए तो बहुत हाँ, आसान रहा होगा इंग्लिश का या फिर आपने पर्टिकुलरली कोई बुक्स मतलब ली थी एसएससी के प्रीवियस ईयर? ऐसा था, जैसे मॉक्स में जैसे स्टार्ट किया ना तो मेरे भी 30 के अराउंड ही आ रहे थे। तो मुझे वो 40-45 करना ही करना था कैसे भी। तो मैंने वैसे तो बहुत सारे बुक्स मार्केट में ही, तो उनमें से एक आधा बुक्स ले लिया था, जिससे मैं सिलेबस कंप्लीट कर सकूँ। अभी मैंने ओके, इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस वाला बुक नहीं लिया था। तो पहले मैंने हल्का बहुत जो मेरे को लगा कि हाँ, मैं इसमें भी 50-60% कोई सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। वो मैंने जी, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तब मैंने फिर से इसके लिए भी 2 प्रैक्टिस बुक्स ले ली थी मैंने। और उसके बाद मैंने जैसे अपने इंग्लिश के लिए मैंने क्या किया था, एक एक्सेल शीट बना लिया था उन प्रैक्टिस बुक्स का। और उस ओके, प्रैक्टिस बुक में जितना जैसे एक टॉपिक के इतने क्वेश्चंस है, तो मैंने उसको ना एक्सेल में बाइफरकेट कर लिया था कि जैसे कॉमन एरर्स के 650 क्वेश्चंस है, एक्टिव पैसिव के 700 क्वेश्चन है, हर टॉपिक के इतने, पीक्यूआरएस के इतने, और उनको 100-100 के नंबर में डिवाइड कर लिया था। और अपने आप को डेली टारगेट देता था कि आज मुझे 2 टॉपिक में से 100 क्वेश्चंस कर लेने हैं पक्का। मतलब वही प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। फिर ऐसे ही जब पूरा वो सारे टॉपिक्स का 1 टू 100 क्वेश्चन हो जाता था, तब मैं 101 से 200 वाले पे पहुँचता था। फिर ऐसे ही करते-करते वो पूरा बुक मैंने एक बार राउंड कंप्लीट किया था दोनों बुक्स को, मतलब प्री के टाइम में। और सेम इंग्लिश के टाइम में मैंने यही किया, उन दोनों बुक्स को मैंने 6 से 7 बार पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया था। अच्छा, आपके मेंस के मार्क्स कितने थे? अ, 175.5 आए थे और अच्छा एनसीसी का 175। मिला के 185.5 हो गया था। अच्छा, ठीक है, वो तो मतलब समझ ऐसा रहा था हूँ। कि हाँ, जैसे अभी प्री में। अभी आप अभी आपने हाँ, बताया आप डेली टारगेट्स रखते थे। तो आपके माइंड में वो हाँ। ही था कि मेरे को डेली टारगेट्स कंप्लीट करने हैं या फिर एक होलसम था कि हफ्ते भर में मुझे इतना करना है या फिर महीने भर में मुझे इतना करना है या डेली के टारगेट्स थे आपके? नहीं, मैंने डेली का टारगेट रखा था। क्या हुआ ना, मैंने जितने जी, लास्ट के 3-4 महीने में ऐसा हो गया था कि टाइम बहुत कम था और मेरे लिए ये सीपीओ ऐसा बिल्कुल एक टारगेट बन गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था कि ये एग्ज़ाम में क्रैक कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने ये ओके, एनालिसिस वाला तरीका स्टार्ट किया, मेरे को लगने लग गया कि हाँ, मैं डीपी लाइफ में अपना 330 स्कोर कर सकता हूँ। मेरे पास 20 बोनस मार्क्स है, तो मैं क्यों ना फ़ायदा उठाऊँ उसका। तो मैंने बहुत ही जैसे ही लास्ट के 3 महीने बचे थे, तो मैंने एग्ज़ैक्टली वैसे 100 डेज़ जब बचे थे, तो मैंने ना एक अपना बिल्कुल, एक्सेल यानी इसमें भी मैंने एक्सेल शीट बना लिया था कि डे 100, डे 99, डे 98 ऐसे करके और डेली टॉपिक वाइज़ ना अपना टारगेट वहाँ पे लिख ही लेता था कि हाँ, मेरे को आज ही करना ही है। स्पेशली मैंने उसमें इंग्लिश का कर लिया था क्योंकि इंग्लिश का जी, 400 में से 250 मार्क्स का वेटेज है। अगर मैं इंग्लिश प्री के लिए पढ़ रहा हूँ, तो मेंस में भी मेरे को फ़ायदा करेगा ही करेगा। तो इंग्लिश जी, को मैं जैसे इंग्लिश का मैंने सोच रखा था कि मेरे को 300 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने ही करने हैं। भले मेरा सिलेबस थोड़ा कम रह जाए, मैं न्यू सिलेबस ना पढूँ। और ओके, ये प्रैक्टिस करने वाला पार्ट और मॉक टेस्ट और एनालिसिस, ये 2 चीज़ मैंने उन 100 डेज़ में किया ही है। और एक्चुअली टेक्स्ट बुक पे जैसे ना सीपीओ के मॉक्स थोड़े से कम है। 20 मॉक्स जी, उनके खुद के बनाए हुए हैं और 3 साल के प्रीवियस जैसे नॉनो थे, नॉनो सेट्स में हुए थे, नॉनो शिफ्ट में। तो 27 मॉक वो हो गए, तो 47 मॉक्स थे। तो मेरे को था कि मेरे को डेली मॉक करना है, तो तब मैंने सीजीएल और सीएचएसएल वाले भी मॉक अल्टरनेट डेज़ पे करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि ओके, पीवाईक्यू करना ही है, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस सेम ही है। तो ये था कि हाँ, मेरे को मॉक टेस्ट देना ही देना है और एनालिसिस करना प्लस प्रैक्टिस। तो मैंने लास्ट के 100 डेज़ में ऑलमोस्ट 135 मॉक्स मैंने फुल मॉक दे लिए थे। ये मैं अच्छा इसमें सेक्शन 130 या फिर वो पूरे के पूरे। हाँ, फुल मॉक टेस्ट वो भी, जिसमें मतलब जो 1 घंटे या 2 घंटे वाला, जिसमें वो सेक्शनल टेस्ट या जो छोटे वाले टेस्ट हाँ, होते हैं, वो मैं सेक्शन इंक्लूड भी नहीं कर रहा वो इसमें। इंक्लूड नहीं करके वन वो नहीं, 135 आपके मॉक्स थे 100 डेज़ के। 135 मॉक्स का, बिल्कुल। वो बहुत आपने उसमें वो करी क्या कहते हैं मतलब कि मेरे 100 डेज़ में मेरे को ये पता 135। लग गया। हाँ, मेरे को पता लग गया था कि मॉक और एनालिसिस करूँगा और प्रैक्टिस करूँगा तो स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वो 1 डेढ़ महीने में ही मेरे को जैसे कि 100 डेज़ थे, तो लास्ट के 40-45 डेज़ पहले ही मेरे को मेरे मॉक्स में स्कोर इम्प्रूव हो गया। 140, 145 होने लग गया। और फिर जैसे-जैसे और एनालिसिस किया, पता लग रहा था कि हाँ, इस टॉपिक का क्वेश्चन आना ही आना है। इसका अप्रोच सबसे बेटर ये है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से सबसे फास्ट वे में हो जाएगा। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उसको मैं फिर से यूट्यूब पे या फिर कैसे भी क्रैश कोर्स कर लेता था फटाक से, ताकि ओके, मेरा ओके, टाइम वेस्ट ना हो सिलेबस कवर करने में और एफिशिएंसी मेरा बढ़ता जाए उसमें। अच्छा।
फिर आपका प्री हो गया था, प्री होने क्वालीफाई होने के बाद फ्री हो आपके गया। 150 मार्क्स थे। अब सबसे बड़ा जो हाँ, रीज़न रहता है सीजीएल वाले जो क्लियर नहीं कर पाते हैं सीपीयू, वो होता है फिज़िकल। हाँ, बिल्कुल, वो 1600 मीटर की फिज़िकल। दौड़ हालत खराब कर देती है इंसान की। तो वो बिल्कुल, कैसे मतलब प्रिपेयर सीजीएल कर वाले लेते हैं? जितने जितने जी, सीपीयू में जी। आते हैं, प्री में तो सब बैठ जाते हैं, कट ऑफ हाई चली जाती है उनकी वजह से। जी, लेकिन फिर वो या तो स्किप कर देते हैं या बाहर हो जाते हैं। तो जी। एक्चुअली ना ये 1.6 किलोमीटर ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि बहुत टफ है, लेकिन ये है अगर कोई रेगुलर रहे ना, जैसे अगर कोई नया बच्चा भी स्टार्ट कर रहा है, जी, तो सोचते हैं कि हम आज से 1.6 किलोमीटर स्टार्ट करते हैं, चलो दौड़ना स्टार्ट करते हैं। फिर पहले दिन जोश में आके दौड़ लेते हैं और उनके या तो नी पेन हो जाएगा या शिन में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। चैंपियन हो जाता लेकिन है। इसका जी, भी ट्रिक ये है कि आपको ना रेगुलर थोड़ा-थोड़ा जॉगिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं किसी को भी बोलूँ कि चलो आपसे रनिंग नहीं हो रहा लेकिन आप वॉक करके दिखाओ, तो कोई भी कितना भी वॉक कर लेगा, स्लो वॉक करना हो, 5, 6, 10 किलोमीटर कितने देर भी कोई वॉक कर सकता है। तो जी, सेम बिल्कुल। सेम उसी तरीके में ना आपको अपने पैरों का ना मतलब स्ट्रेंथ डेवलप करना है पहले। तो बिल्कुल। सबसे पहले जॉगिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। मैंने भी सेम ऐसे ही किया था। मैंने फ्री के टाइम में ही मैंने थोड़ा-थोड़ा रनिंग स्टार्ट कर दिया था। सिर्फ जॉगिंग, रनिंग भी नहीं बोलूँगा। मैं डेली ओके। जाता था 2 ढाई 3 किलोमीटर में से जितना एक स्पीड में कांस्टेंट स्पीड में जितना जॉगिंग हो बिल्कुल। जाए मैं करता था। और जब फ्री के बाद मैंने स्टार्ट किया, तो मैं ये था कि हाँ, मेरे को 5 किलोमीटर जॉगिंग करना है। और लिटरली कोई शायद माने ना माने लेकिन जो असली में ऐसे टाइमिंग नोट करने वाला होता है ना कि हाँ, चलो मैं देखूँ मेरा 1600 मीटर कितने देर में हो रहा है, वो मैंने मुश्किल से 4-5 किया था। क्योंकि जब मैंने 1 महीने अच्छा, डेली जॉगिंग कर लिया, मैं धीरे-धीरे अपना डिस्टेंस बढ़ाया जा रहा स्टैमिना। था 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो मैंने जैसे ही पहला प्रैक्टिस किया तो उसमें मेरे को पता लग गया कि हाँ, मेरे से आराम से हो जाएगा ये अब 6.5 मिनट में। तो मैं वो 6.5 मिनट का प्रैक्टिस यानी सिर्फ 6.5 मिनट मेरे को दौड़ना है एग्ज़ैक्ट चलो मैं अभी से स्टार्ट करूँ, वो करने के बजाय मैं डेली जॉगिंग पे ज़्यादा ध्यान देता था। कि हाँ, मेरे को चलो मैं आज से अभी मैं वार्म अप करना स्टार्ट कर रहा हूँ, 6-7 किलोमीटर मैं रनिंग करूँगा और लास्ट में जब थकने लगूँगा तब मैं थोड़ा-सा अपने आप को पुश करूँगा। क्योंकि थकने के सॉरी, ओके। थकने के बाद जी। जैसे पुश करते हैं लास्ट में हुँ, उससे हुँ। स्टैमिना बनता है। तो सेम मैंने ओके। ये मेंस यानी फिजिकल के टाइम अपना प्रिपरेशन ऐसे ही रखा था और धीरे-धीरे मैंने देखा लास्ट के 1 हफ्ते में मैंने अपना टाइमिंग भी नोट किया था, तो वो 6 मिनट में मेरा क्लॉक हो जा रहा था फिर। अच्छा। ये तो आपकी रनिंग की रही। फिर सेकंड मोस्ट टफ चीज़ हुँ, रहती है हाई जंप। वो आपने कहीं इंस्टीट्यूट में बिल्कुल। जाके या फिर सेल्फ ही करा था? नहीं, मैंने सेल्फ किया था और एक्चुअली अच्छा। सही बात भी है, वैसे तो 80% बच्चे रनिंग में बाहर हो जाते हैं। 100 जी, बच्चे अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें 80 बच्चे पक्का ही 70-80 बच्चे रनिंग में बाहर हो जाते हैं, ऐसे मतलब जी। होता ही होता है बिल्कुल, पक्का। बिल्कुल। बिल्कुल। 50% से ज़्यादा ही रनिंग में बाहर होते हैं और थोड़े बहुत जो बचते हैं वो हाई जंप में बाहर हो जाते हैं। बहुत रेयर ही होता है कि कोई लॉन्ग जंप या शॉट पुट या 100 मीटर में बाहर हो, लेकिन हाई जंप भी बिल्कुल। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इवेंट है। मतलब हुँ, ऐसा है ना कि जो बच्चा रनिंग भी अच्छे से कर पाता है, क्या पता उससे जंप ना हो पाए ढंग से। तो प्रैक्टिस जी। करके जाना जाना बहुत ज़रूरी है। पर मैंने कोई अकेडमी जॉइन नहीं किया था, मैंने खुद से ही अपना प्रैक्टिस कर लिया था। आपका कहाँ पड़ा था फिज़िकल? मेरा पड़ा था आईटीबीपी नोएडा। अच्छा, नोएडा में। तो उसमें क्या मतलब जो 4 राउंड थे या फिर सिंपल एक ट्रैक था? क्या था मतलब अगर मतलब थोड़ा ऐसा बताइए? था जैसे जो उनका आईटीबीपी कैंप था ना, हाँ। तो उन्हीं का कैंप के अंदर में जो रोड था उस पे करवाया था। तो 4 टर्न थे, राउंड एक ही था लेकिन। अच्छा, 4 बार राउंड ऐसे एक ही थे, टर्न 4 थे, टर्न थे। राउंड एक ही था। हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो फिर बाकी आपने रोड पे रनिंग नो करने में वैसे भी टाइम कम ही आता है, तो अच्छा हुआ कि हाँ, रोड पे करवाया। क्योंकि जितना अच्छा, हार्ड सरफेस रहता है, टाइमिंग उतनी अच्छी आती है। हाँ। तो आपने फिज़िकल पूरा अच्छे से क्लियर कर लिया था। फिर उसके बाद आता है मेंस हाँ। वाला। मेंस के लिए वही प्रिपरेशन कर रहे थे हुँ। जो आपने प्री में किया था या कुछ चेंज किया था? नहीं, जैसे प्री के टाइम मैंने इंग्लिश का जब स्टार्ट कर दिया था ना, मैंने 2 बुक्स अपनी प्रैक्टिस के लिए ली थी और एक अपना सिलेबस कवर करने के लिए। मैंने सेम अप्रोच वही रखा था, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश करने के लिए टाइम था बहुत अच्छा। तो मैंने उन 300 की जगह टारगेट ये दिया 5 या 600 500-600 क्वेश्चन्स मैं करने लग गया था डेली। अब हुआ क्या था कि पहले ना मेंस हमारा 23 या 24 दिसंबर को शेड्यूल था। तो मेरे को जी, 22 टाइम कम दिसंबर मिला था को। और मेरा फिज़िकल हाँ, तो मेरा फिज़िकल था 18 नवंबर को, तो लगा था कि 1 महीने में अब करना है कैसे भी। तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए और जो थोड़े बहुत मेरे को लग रहा था कि हाँ, मेरे को ये नया कॉन्सेप्ट है या फिर नया कुछ पढ़ना है, तो मैं यूट्यूब से सिर्फ वो पर्टिकुलर देखता था। लेकिन मैंने ओके। ऐसा नहीं किया कि हाँ, मैं 1000 वोकैब याद करूँ या 500 इडियम्स याद करूँ, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैंने जितना पढ़ लिया था ऑलरेडी फ्री के टाइम में ही और थोड़ा बहुत बस डेली नया कर रहा था। क्योंकि 500-600 क्वेश्चंस करने में मेरा ऑलमोस्ट पूरा टाइम चला जाता था और प्लस मुझे 200 क्वेश्चंस का मॉक लगाना था और उसका एनालिसिस करने में इंग्लिश का एनालिसिस करने में इनफैक्ट ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया, उसका एनालिसिस कर लिया। मैं उनके बाकी ऑप्शंस का भी एनालिसिस करता था, अगर उससे मेरे को कोई वोकैब का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो मैं उसका भी प्रैक्टिस करता था। तो इंग्लिश में एनालिसिस में भी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैंने इसके अलावा कोई
यानी तरीका और कोई अपनाया नहीं, सिर्फ ये प्रैक्टिस करने वाले 2 बुक से और थोड़ा बहुत हुँ। नया सिलेबस और बाकी मॉक और एनालिसिस डेली। इसमें एक स्टूडेंट्स का बहुत ही क्वेरी रहती है कि कभी वो मॉक लगाते हैं टेक्स्ट बुक में तो कभी वो 150 अराउंड रह रहे हैं और कभी वो उनका डायरेक्ट हाँ, स्कोर हाँ। कूद के पहुंच जाता है 175। बहुत हाँ, हाँ। एरिया बहुत मतलब कि मेंस में ये रहता है अगर आपकी वोकैब अच्छी है और बाय चांस आपकी वोकैब ही आ गई जब आपके एग्जाम में टेस्ट बुक में टेस्ट दे रहे हैं टेस्ट बुक में तो आपका स्कोर बढ़ जाता है और कहीं वोकैब नहीं हाँ। आई या बुक तो यही हुआ था 2022 में मुझे ध्यान है वोकैब बहुत ज्यादा आ गई थी तो बच्चों के मार्क्स हुँ, हुँ। अच्छे आ गए थे जिनकी वोकैब थी अब की बार जो 2023 में बिल्कुल, शायद बिल्कुल। हुआ था तो उसमें वोकैब इतनी ज्यादा नहीं थी इन कंपैरिजन टू हाँ, 2022 वाले में और जिसका 2022 की। ग्रामेटिक ग्रामर बढ़िया था उसने एक अच्छा स्कोर बना लिया था तो इसके लिए क्या करना चाहिए हाँ। स्टूडेंट्स को? यही सेम पता है इसमें ना यही तरीका है कि किसी भी एक टॉपिक को ना फोकस करके नहीं पढ़ सकते। बच्चे ना हुँ, गलती करते हैं, बहुत सारी मार्केट में बुक्स है वो कैप के लिए आइडियम्स के लिए, बच्चे क्या करते हैं उसको रटना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको मेंस के लिए ओवरऑल प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो प्रैक्टिस बुक्स आती हैं उनमें तो हर टॉपिक के क्वेश्चन दे रखे होते हैं। जैसे मैंने ही 2 बुक लिया था, तो उसमें क्या था सारे टॉपिक्स के, और इनफैक्ट उसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड था, और सीपीओ सीरियल वगैरह पीवाईक्यू बेस्ड बहुत आजकल पेपर आ रहा है उसी पे। तो सबसे पहले अच्छा, मेन यही था कि सारे टॉपिक्स का इक्वल रिवीजन करना ज्यादा जरूरी है। मैंने वही किया था कि मैंने एक्सेल शीट अपना बना लिया था कि हाँ इस टॉपिक का इतना क्वेश्चन है, इस टॉपिक का इतना। तो मैं पहले 3 टॉपिक का 100 क्वेश्चन कर चुका हूँ। दूसरे फिर अगले दिन 3 टॉपिक का 100 क्वेश्चन कर लिया। जब पूरा 1 से 100 क्वेश्चन कर लेता था हर टॉपिक का, फिर मैं 101 से 200 क्वेश्चन पे बढ़ता था कि हाँ अब मेरे को बाकी सारे टॉपिक्स के सेम वैसे ही। तो मैं धीरे धीरे बढ़ रहा था और मैंने सारे टॉपिक्स को एक ओके, साथ लेके चला। ठीक है मतलब आपने ये पूरा मेंस का कर लिया था। अब मेंस में भी आपके कितना हाँ, स्कोर बना था मेंस में? 175 आपने बता ही दिया था वो स्टार्टिंग में। हाँ, तो वन साइड उसके का बाद उसके बाद आता है मेडिकल का प्रोसेस। आपका मेडिकल कहाँ हुआ था? मेडिकल। मेडिकल हुआ था मेरा बीएसएफ जालंधर में। बीएसएफ जालंधर। बहुत मैंने सुना था वहाँ हमेशा टफ होता है एज़ कंपैरिज़न टू और जगह। हमेशा का तो पता नहीं, लेकिन इस बार तो बहुत टफ था। मतलब हमारे वहाँ तो अनफिट का रेशो बहुत ही ज्यादा चल रहा था, बहुत एक्सट्रीम लेवल हो रखा था वहाँ पे। नहीं मैं 2022 में भी था, हैं मेरे कुछ जान-पहचान के, वो भी हाँ, बता रहे थे 2022 में भी था, 2023 में मतलब 2022 में और स्ट्रिक्ट था, 2023 में तो थोड़ा लीनिएंट बता रहे थे। अब ये सोचिए कि 2022 में कितना था, तो आपका मेडिकली हाँ। फिट थे? तो या क्या-क्या पॉइंट्स थे? मतलब अगर री-मेडिकल नहीं, वाला था एक्चुअली या फिर मेरे को डायरेक्ट? थोड़ा सा इशू हुआ था, लेकिन मेरा मेडिकल हुआ था 11 को पड़ा था मेरा, जी, 11 या 12 को 11 आई थिंक। जून, तो 11 उस जून। टाइम पे, हाँ, नहीं नहीं, मार्च को, मार्च। अच्छा, तो मार्च में उस हुआ था? टाइम पे ना, हाँ, हाँ, मार्च में। हाँ, मार्च में मेडिकल। मार्च। तो उस टाइम पे क्या था ना, जैसे 1 से मेडिकल स्टार्ट हो गया था, तो लास्ट में ये लोग प्रोसेस वैसे भी फास्ट कर देते हैं। तो 2022 में जून में हुआ था, वो मेरे को मैं सरप्राइज़ कर गया, तो इस वजह से हाँ, मैंने एक एग्ज़ैक्टली, यस। हाँ, कोई बात नहीं। तो ओके, मेरा जब फर्स्ट डे हमने रिपोर्ट किया, तो उसी जी, दिन मेरा डीवी भी हो गया और उसी दिन मेरा मेडिकल का भी चांस आ गया था। बच्चों का मोस्टली ओके। ऐसा होता है कि फर्स्ट डे डीवी होता है और उसी दिन सिर्फ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे करवा देते हैं, बाकी मेडिकल फिर नेक्स्ट डे होता है। लेकिन हाँ, मेरे ये वाले भी बैच सच में है। से, हुँ, हाँ, जी, मेरे जी, वाले जी। बैच में ऐसा हुआ था कि ऑलमोस्ट जैसे 40-45 बच्चों ने रिपोर्ट किया था, तो उनमें से 15-20 का फर्स्ट डे को ही नंबर आ गया। ओके। डीवी भी हो गया, मेडिकल वगैरह वो एक्सरे वगैरह जो भी होता है वो भी हो गया, और साथ में शाम को हमारा यूरिन टाइम टेस्ट, भी आ ब्लड गया मेडिकल टेस्ट। करने। जी, जी, सब जी। कुछ होने के बाद और शाम को ही हमारा मेडिकल भी हो गया। तो अब जैसे मेरा जीडी का मेडिकल आराम से क्लियर हो गया था, तो मुझे लगा कि मेरा सीपीओ का भी मेडिकल क्लियर हो जाएगा फर्स्ट डे में ही जी, और मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन मेरा पॉइंट बन गया था वेरिकोज वेन्स में, और ओके। मेरे हाथों में ना थोड़ी बहुत सिस्ट है, हल्की बहुत गांठें हैं, एक दो, तो वो 2 पॉइंट्स मेरे बना दिए थे। और नेक्स्ट डे फिर ये लोग जैसे री मेडिकल वालों को बुलाते हैं नेक्स्ट डे, फिर उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे, तो वहां पे पहले लिख देते हैं कि आपको ये टेस्ट करवा के आने। तो सिस्ट वाला तो मेरा कोई बड़ा रीजन नहीं था, तो वो तो वहीं पे क्लियर कर दिया उन लोगों ने। लेकिन फिर वेरिकोस टेस्ट के लिए मेरे को फिर हॉस्पिटल भेजा, प्राइवेट हॉस्पिटल। वहां पे फिर कलर ओके। डॉपलर टेस्ट होता है। फिर कलर डॉपलर टेस्ट में वो आ गया था कि हाँ वेरिकोस वेन्स नहीं है। फिर हम लोग जैसे हमारे रिपोर्ट्स फिर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बीएस वही कैंप में। फिर वहां पे कैमरे में। री मेडिकल वाले जो सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो लोग दोबारा से देखते हैं। फिर वो उसमें था कि मेरे कलर डॉपलर टेस्ट में कोई वेरिकोज वेन्स नहीं है, तो उन्होंने मेरे को फिट कर दिया था। तो मेरा 2 दिन में सारा क्लियर हो गया था, इनफैक्ट री मेडिकल के बाद भी। जैसे व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनके पास ये बता दूँ, पहले आपको मेडिकल, री-मेडिकल जो मतलब मेडिकल करवाना पड़ता है, फिर वहीं पे कंपोजिट हॉस्पिटल में री-मेडिकल होता है, उसके बाद वो अगर रेफर करते हैं, तब आपको प्राइवेट में भेजा जाता है। तो यहाँ तक तो आपका सब बढ़िया था। अभी आपने बताया एसएससी जीडी में आपका मेडिकल हो चुका था, तो क्या उसका हाँ, जॉइनिंग की डेट भी आ गई थी या नहीं आई थी?
एक्चुअली जॉइनिंग तो उसका सितंबर 23 में ही आ गया था। 28 सितंबर की अच्छा, जॉइनिंग थी मेरी। लेकिन उसके बाद मेरा फिजिकल भी होना था। तो मैंने उस टाइम पे तो मैंने जॉइनिंग छोड़ दिया, मतलब मैं गया ही नहीं, क्योंकि ऐसा था कि मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं सीपीओ क्रैक कर लूंगा। तो इसलिए मैंने फिर वो स्किप कर दिया और मैंने कोई एक्सटेंशन वगैरह के लिए भी अप्लाई नहीं किया। और प्लस वो वेस्ट बंगाल में भी आ गया था, तो इतनी दूर मेरे को जाना भी नहीं था दिल्ली से। और फिर जब उसका एक रिमाइंडर भी आता है, जब वो लास्ट 30 डेज का रिमाइंडर देते हैं कि जी, अगले 30 डेज में आप ज्वाइन करो, तो वो लेटर मेरा तब आया जब मैं मेडिकल के लिए वहां पे जा रखा था। ओके। और मेडिकल में जिस दिन मेरे को री मेडिकल मिला, उस दिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरे से बहुत, यानी वैसा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि शायद जो मेरे को 30 डेज का वार्निंग मिला है, मैं उसी में चले जाऊंगी, कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब तो रहे मेरे पास। लेकिन फिर जी, मेरे को हल्का सा अपने ऊपर सेल्फ डाउट हुआ, तो वो मेरे को नेगेटिव भी लगा कि मैं अपने ऊपर सेल्फ डाउट क्यों करूं, क्योंकि मेरे को पता है कि वेरिकोज वेन्स मेरा है नहीं। इनफैक्ट वेरिकोज वेन्स के लिए मैं अपना प्राइवेट भी पहले से चेकअप करवा के गया था। तो मैंने अपने अच्छा। आप को, वो जब मेरे को हल्का सा सेल्फ डाउट हुआ, वो मैंने छोड़ा, पहले अपने आप को पॉजिटिव किया कि नहीं, मेरे को पता है अगले दिन रिपोर्ट आएगा तो कुछ नहीं होगा, मतलब री मेडिकल में कुछ नहीं होगा, सब ओके हो जाएगा। और फिर मैंने उसको, जो लास्ट 30 डेज वाला रिमाइंडर भी होता है, उस पर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। और अगले दिन मैं फिर री मेडिकल भी क्लियर हो गया था, वेरिकोज वेन्स का कोई पॉइंट नहीं था फिर। तो रजनीश जी, जैसे आपने बताया कि अभी सिर्फ आपका यही ड्रीम था कि दिल्ली पुलिस लेनी है, अभी आगे कोई तैयारी तो थोड़ी करनी है या फिर सीजीएल के लिए आपको देखना है नहीं, कि एक्चुअली डेस्क सीजन जॉब? में तो मेरा अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा, मेरे इंटरेस्ट। को चाहिए तो यूनिफॉर्म, हमेशा से यूनिफॉर्म जॉब का ही ड्रीम ओके, था। बेल्ट जॉब लेकिन आप ये है कि करेंगे। जैसे आप, हाँ बिल्कुल, अब जैसे ये है कि अब सीपीओ हो गया है, दिल्ली पुलिस एसआई मिल गया, लेकिन अब मेरे को आगे भी करना है। लेकिन अभी ट्रेनिंग में तो कोई पढ़ाई करने का स्कोप है नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग का शेड्यूल वैसे भी बहुत हार्ड होता है। लेकिन ये है कि जी। अगर ट्रेनिंग के बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा, क्योंकि मेरे को एट द एंड अभी आईपीएस ऑफिसर के लिए मतलब की तैयारी करनी है, हाँ, कि मेरे को मतलब आईपीएस थोड़ा सा ऑफिसर लगता बनना है है। तो मतलब सीएपीएफ भी मेरे को देख सकते पुलिस हैं, यूपी सर्विसेज में जाना यूपीएससी का जो सीएपीएफ है, या फिर है। आपको वो एक्चुअली वाली उसमें लाइन भी नहीं देखनी? नहीं, मेरे को वो लाइन नहीं देखनी है। या तो मेरे लिए दो ही ड्रीम पोस्ट है, या तो मैं, जैसे अभी मेरे को दिल्ली पुलिस मेरा पहला ड्रीम पोस्ट मिल गया है, और ओके। अब अगर मैं अगला स्टेज को स्टेप लेता हूँ, तो वो मैं आईपीएस की तरफ ही लूंगा। चलिए, मैं आपसे कहता हूँ कि होप करता हूँ कि आप भी जल्दी से जल्दी वो ड्रीम पोस्ट लें, फिर हम दोबारा से पॉडकास्ट करेंगे। सब बढ़िया हुआ तो आप थैंक 2024 में जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं सीपीओ का, ये मेन रीज़न वही था कि उनके लिए आपको कोई गाइडेंस देनी हो। जैसे कि अभी आपने बताया कि 2022 में आपने एक फेलियर देखा, जहाँ आपके 5 नंबर आए हाँ मैथ्स में। वो इस चीज़ को कैसे लें कि 2022 से लेके 23 तक अगस्त में रिज़ल्ट आया था, मतलब फाइनल रिज़ल्ट की बात, आपने तो पूरा 1 साल का पूरा पीरियड से ज़्यादा लगी है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल। फाइनल से आउट हो जाते हैं। तो वो फेलियर को आपने कैसे एब्ज़ॉर्ब किया और उसके बाद किस तरीके से आपने उस चीज़ को हैंडल किया? अगर थोड़ा-सा बता पाएँ? क्योंकि बहुत बच्चे हैं, क्योंकि सीपीओ 2023 में वैकेंसीज़ कम थी, एप्लीकेंट ज़्यादा थे। बहुत कम, बहुत। सीपीओ 2024 में बिल्कुल। वैकेंसीज़ अच्छी आई हैं, एप्लीकेंट्स फिर से ज़्यादा आ गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग क्या हाँ। होगा? अब वो बच्चे जो 2023 में अभी-अभी बाहर हुए हैं, फाइनल मेरिट से, प्री से, मेन से, फिज़िकल से, मेडिकल से, कहीं से भी, वो अपना जुनून कैसे वापस लाएँ? अगर आप थोड़ा-सा बता पाएँ इनके लिए। सबसे पहले तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि सीपीओ एक ऐसा एग्जाम है ना कि इसमें देखिए, सीजीएल वाले जो प्रिपरेशन करते हैं, वो बिल्कुल एक थोड़ा उनका लेवल डिफरेंट होता है। जो सीजीएल में सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब वो जी, कैंडिडेट्स बिल्कुल बेस्ट है, एसएससी के फील्ड में तो कम से कम बेस्ट है वो। तो सीपीयू में उससे थोड़ी कम पढ़ाई वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे मेन फिजिकल और मेडिकल है। जी। जो बच्चा सीरियल वगैरह कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो फिजिकली फिट हो या फिर वो मेडिकली फिट हो, वो रनिंग निकाल पाए। तो इसमें कंपटीशन हल्का तो कम है, अगर पढ़ाई का देखा जाए तो आप कम पढ़ाई करके भी सीपीयू निकाल सकते हो, ये तो पक्की बात है। अगर जैसे मैंने 23 वाला सीजीएल भी दिया था, मेरा प्री हुआ था, लेकिन मेरा मेंस नहीं हुआ था। तो मैं अच्छा। सीजीएल लेवल पे मैं उस टाइम पहुंचा भी नहीं था, मैं मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, मैं प्री हो गया था, लेकिन मेंस नहीं कर पाया था। लेकिन वही देखा कि हाँ, मैं सीपीयू में फिजिकल है, मेडिकल है, मुझे कितना मार्क्स लाए। तो अगर कोई टारगेटेड अप्रोच रखे कि हाँ, उनको कौन सा पोस्ट चाहिए, उस पोस्ट के लिए। तो हाँ, रजनीश जी, हमारी बात चल रही थी सीपीओ 2024 के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे किस तरीके से पॉजिटिव रहना चाहिए, जो 2023 में जो फेल हो गए हैं या फिर किसी तरीके से 2-4 नंबर से भी रह गए हैं, उनके रिगार्डिंग आप बताइए, तो क्या करना चाहिए उन्हें? जो नए कैंडिडेट्स है ना, उनके लिए तो यही है कि सारा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपना वेटेज वगैरह चेक कर ले कि कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पोर्शन कवर करने की जरूरत है। उनको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जो पुराने कैंडिडेट्स है, जो जिनका 23 में एक आधे नंबर से नहीं हो पाया, जो मेरिट लिस्ट में बाहर हो गए, उनके लिए सिर्फ यही है कि क्योंकि उन्होंने सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा होगा,
तो सबसे ज़्यादा उनके लिए मेन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो सब, मतलब इसमें मॉक टेस्ट जी, एनालिसिस और प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क्स बढ़ेगा मॉक में तो सिर्फ इसी तरीके से बढ़ेगा, अब नए सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। और अब तो डेट थोड़ा और एक्सटेंड हो गया है प्री का, तो इनफैक्ट अब ज़्यादा जी, से जी। ज़्यादा मॉक्स लगाने में फ़ायदा मिलेगा उनको। और पेशेंस तो चाहिए ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपके मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो होप छोड़ देना है, नहीं। बस आपको अपना कोई तरीका ढूँढना है कि आप देखो कि आप किस तरीके से कम्फर्ट मिल रहा है, कैसे आपका स्कोर बढ़ रहा है, कौन-सा टॉपिक आपसे नहीं हो रहा है, कहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि सीपीयू में टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है। आपको 120 मिनट मिल रहे हैं, 200 क्वेश्चन्स करना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही करना है। तो आप बार-बार प्रैक्टिस करो। जिस तरह आपको रियल एग्जाम देना है असली दिन में, यानी असली दिन जैसे आप करोगे, सेम वैसा ही मॉक्स भी करो। मॉक्स को बहुत सीरियसली लेना है एंड प्रैक्टिस मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा करना है, मॉक्स और प्रैक्टिस बस। अच्छा, मॉक्स और प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना है, ठीक है। और बात ये बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बिल्कुल। उनके लिए भी, क्या फिज़िकल की तैयारी वो साथ में करें या फिर अपना-अपना थोड़ा समय लें तब तैयारी करें? कैसे करें फिज़िकल की तैयारी? नहीं, मतलब अब तो प्री से जैसे पहले करें या प्री के बाद करें? करना चाहिए, प्री से पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि प्री अब जैसे सीपीओ 22 और सीपीओ 23 का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हुआ है। अक्टूबर में हमारा प्री हुआ हुँ, था 23 वाला, और नवंबर में हमारा फिजिकल हो गया था। तो अगर कोई बच्चा प्री के बाद लेके चल रहा है कि नहीं मैं प्री के बाद स्टार्ट करूंगा, तो उनको बहुत कम टाइम मिलेगा, क्योंकि प्रोसेस फास्ट हो गया है। तो उनको प्री से पहले ही लेके चलना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करना है, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपको रनिंग करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है। आप डेली बस जॉगिंग करो, क्योंकि अगर फिटनेस मेंटेन रहेगा तो पढ़ाई में ही मन लगा रहेगा। तो थोड़ा-थोड़ा करना है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे करना है। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है सीपीओ के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे फिज़िकल हो। अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना, ताकि मेडिकल के टाइम भी कोई इश्यू ना आए। तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। और डेली जो करेगा प्रैक्टिस थोड़ा बहुत, जैसे पढ़ाई तो चल ही रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे जॉगिंग कर लिया, रनिंग कर लिया, थोड़ा बहुत जंपिंग एक्सरसाइज कर लिया, जैसे चेस्ट टच वगैरह होता है, ओके, एक्सप्लोसिव ओके। एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा बहुत, ज़्यादा वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। तो प्री के टाइम ही स्टार्ट कर देना सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि पहले से अगर बॉडी रेडी रहेगा, तो लास्ट का जैसे 20-30 डेज़ रहेगा, तो उसमें आप अपना टाइमिंग नोट कर सकते हो। हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, कि हाँ, मैं 6.5 मिनट में क्लॉक कर पा रहा हूँ। तो पहले से कर लेना बेटर है। पहले से बेटर है कि आप पहले से तैयारी कर लें, कि थोड़ा-थोड़ा अपना बॉडी को पूरा कर लेते हैं और फिर बिल्कुल। रजनीश जी, लास्ट बात बता दीजिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? हाँ, और आपने बीए इन इंग्लिश ऑनर्स जो बता रहे थे, आपने वो किया हुआ है, तो आप उन स्टूडेंट्स को अच्छा गाइड कर पाएँगे जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं। देखिए, प्रॉब्लम हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज का बैरियर पड़ जाता है जब हम बात करते हैं एक हुँ, हुँ। हिंदी लैंग्वेज जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आया है स्टूडेंट और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया है। और जो हमारा मेन एरिया है, उत्तर प्रदेश कह लीजिए, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा जहाँ तक भी है, तो वहाँ हिंदी का प्रयोग इतना ज़्यादा है, वहाँ पे हिंदी मीडियम और बाकी लोकल लैंग्वेजेज़ के हैं, तो उन्हें किस तरीके से इंग्लिश में क्लास बार आप बता दीजिए कि इंग्लिश में वो किस तरीके से तैयारी करें कि उनके सीपीयू में स्कोर अच्छा आ जाए? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सीपीयू में सबसे ज़्यादा इंग्लिश का ही वेटेज है। 400 में से 250 मार्क्स, 200 अपना मेंस हो गया, 50 मार्क्स भी, तो इंग्लिश का है वेटेज। लेकिन सबसे पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ना ये माइंडसेट पहले क्लियर करना पड़ेगा कि वो हिंदी बैकग्राउंड से है, तो उनके लिए मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा-सा हाँ, इनफैक्ट स्टार्टिंग करना हार्ड रहता है। लेकिन अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि उनको एग्ज़ाम में जाके आपको इंटरव्यू देना है, या फिर कुछ इंग्लिश में बोलना है, ऐसा तो कुछ है नहीं, आपको वैसा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेबस कवर करके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि ओके, आपको चीज़ें याद करनी है, रूल्स वगैरह याद करने हैं ग्रामर के, नरेशन, वॉइस, और जब रह गया वो तो वोकैब वाली बात हो गई, वोकैब, इडियम्स वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ ऐसा ज़रूरत है जो इंग्लिश मीडियम वालों को अलग पढ़ाया गया हो बचपन से और आपको नहीं पढ़ाया गया हो। कोई इंग्लिश वगैरह का यहाँ पे बोलने वाला चीज़ नहीं है कि आपको जाके कहीं पे इंग्लिश बोलना है। तो मैं ये चीज़ उनको बोलूँगा कि डरने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हो तो आप नहीं कर पाओगे, कि नहीं इसमें तो इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो मेरे से कैसे होगा? इसमें आपको चीज़ें पढ़नी है जो सेम इंग्लिश बैकग्राउंड वालों को ही पढ़नी है। इंग्लिश बैकग्राउंड वालों को भी ऐसा नहीं है कि स्कूल में ग्रामर पढ़ाया जा रहा हो, या फिर उनको नरेशन वगैरह पढ़ाया जाता है। वो बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता है, बस वही है। लेकिन 8, 9, 10th के बाद ये सब चीज़ें कहाँ पढ़ाई जाती है? लिटरेचर पढ़ाया जाता है, लेटर राइटिंग, ये सब पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत ग्रामर होता है। जी, लेकिन अब ग्रामर का पोर्शन जो यहाँ पे इंग्लिश वाला बच्चा पढ़ रहा है, सेम वो हिंदी वाला भी पढ़ सकता है। रूल्स याद करने की ज़रूरत है, वोकैब याद करने की ज़रूरत है, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वही है एट द एंड, कि आपको वो माइंडसेट हटाना पड़ेगा कि मेरे लिए मुश्किल है। सेम चीज़ पढ़ना है जो इंग्लिश वाले ही पढ़ेंगे,
तो जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जो ज़्यादा एमसीक्यू, जो ज़्यादा पीवाईक्यू लगाएगा, वो आराम से यहाँ पे स्कोर कर सकता है। देखिए, ये पूरी बात हो गई, लेकिन आपको जो बोनस मार्क्स मिलते हैं एनसीसी के, हाँ, जो हाँ, 20 नंबर, जहाँ से आप सीआईएसएफ से क्या मतलब एसएसएफ से एसएसबी से लेके आप सीधे दिल्ली पुलिस में एंटर हो जाती है। तो जिस बच्चे का जैसे बिल्कुल। आपका माइंडसेट बिल्कुल सेट था कि मेरे को दिल्ली पुलिस में ही जाना है, ठीक है? मेरे को और कोई आपका और फॉर्म फिल वक़्त मतलब जो वो भरते प्रेफ़रेंस भरते वक़्त और भी भरे थे या फिर सिर्फ़ दिल्ली पुलिस ही भरा था आपने? नहीं, मैंने सिर्फ़ 2 भरा था डीपी का और सीआईएसएफ का, बाकी मैंने वहाँ पे डैश लगा दिया था। देखिए, मतलब ये भी एक अच्छी बात है कि औरों को भी मौका मिलना चाहिए अगर आपकी ड्रीम जॉब नहीं है। जैसे कि आप हाँ, ड्रीम जॉब की बिल्कुल, बात तो जिसके माइंडसेट में सेट हो कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ दिल्ली पुलिस या सीपीओ में जाना है, तो उसके लिए एनसीसी करना मतलब उसके लिए बन जाता है ना कि वो उसे एनसीसी कर लेनी चाहिए अपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में। और कौन से अगर सर्टिफ़िकेट के कितने-कितने मार्क्स हैं? थोड़ा-सा आप बता सकें अ, कि आपको मेरा हुँ, सी सर्टिफ़िकेट में ए ग्रेड है, बी में भी ए था और ए सर्टिफ़िकेट में भी ए था, मतलब मेरा तीनों में ए ग्रेड रहा है। और अच्छा, अगर कोई जैसे अभी स्कूल में या फिर बिल्कुल अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रहा है, तो वो मैं और उसको पहले से अगर अपना क्लियर है, अगर जैसे हम लोग अपना एम चूज़ करते हैं कि हाँ, मुझे जी, ग्रेजुएशन के जी। बाद ये परस्यू करना है। अगर उसको लग रहा है कि हाँ, मुझे क्योंकि सीपीओ एक काफ़ियों के लिए ड्रीम जॉब है, एक सब इंस्पेक्टर दिल्ली बन रहे हैं पुलिस सब आप, इंस्पेक्टर इज़ नेशन अ को सर्व ड्रीम जॉब करेंगे। फॉर एवरीवन। मैं तो यहाँ तक बिल्कुल, देखा है तो समहाउ मुझे पता चलता था कि कोई एक्साइज़ है तमिलनाडु में, कोई एक्साइज़ इंस्पेक्टर है, कोई कस्टम इंस्पेक्टर है चेन्नई में, वो भी एग्ज़ाम देते हैं सीपीओ का कि वो कैसे करके नॉर्थ में आ जाएँ और दिल्ली पुलिस मिल जाएगी तो वो बिल्कुल। नॉर्थ में ही वो बिल्कुल अपना पूरा लाइफ़ टाइम बिता बिल्कुल। सकते हैं। तो अगर कोई अपना टारगेट रख रहा है कि हाँ, मेरे को ग्रेजुएशन के बाद ये करना है, सीपीओ चाहिए, यूनिफ़ॉर्म जॉब चाहिए, तो उनके लिए तो बिल्कुल रिकमेंडेड है कि हाँ, एनसीसी जॉइन करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सी सर्टिफ़िकेट वालों को मार्क्स मिलता है, ए ठीक सर्टिफ़िकेट, है। बी सर्टिफ़िकेट सबका है, 2% ए वालों को मिलेगा, 3% बी वालों को मिलेगा और सी सर्टिफ़िकेट वालों को 5% मिलता है। तो अगर एनसीसी क्योंकि बहुत बच्चों को लगता भी है जैसे कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं बच्चे कि एनसीसी वाला बोनस मार्क्स है, लकी मार्क्स हो गए सी एसएससी वालों को हटा देना चाहिए। तो एनसीसी भी कोई ऐसा नहीं है कि बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है। एक सी सर्टिफ़िकेट लेने के लिए भी आपको 3 साल पहले एनसीसी में एटलीस्ट मिनिमम बता रहा हूँ कि 3 साल आपको एनसीसी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ड्रिल वगैरह सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं। तो एनसीसी सर्टिफ़िकेट भी लेना बहुत मतलब एक मुश्किल चीज़ है। तभी एसएससी वाले जो मतलब जो गाइडलाइंस बनाते हैं, जो थिंक टैंकर्स हैं, उन्होंने सोच समझ के किसी एक एग्ज़ाम में या फिर 2 सिर्फ़ यूनिफ़ॉर्म वाले जॉब में ही सिर्फ़ एनसीसी के मार्क्स रखे हैं। ऐसा तो है नहीं कि एसएससी उन्होंने जीडी सीजीएल, में भी होता सीएचएसएल है इन सब में रख दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें भी 5% है। तो सिर्फ़ कुछ स्पेसिफ़िक एग्ज़ाम्स में अगर मार्क्स रखे हैं, तो सोच समझ के ही रखा है। तो जो बच्चे अगर ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास एनसीसी मार्क्स है, एनसीसी के मार्क्स है, तुम डिज़र्व नहीं करते हो, तो उन सब चीज़ों को तो पहले अवॉइड कर देना है। अगर आपको चाहिए ड्रीम जॉब, हाँ, आपको डीपीएसआई लेना है और आपको लग रहा है कि अभी मेरे पास टाइम है, मैं ग्रेजुएशन के टाइम में आराम से एनसीसी कर तो उनको बिल्कुल रिकमेंडेड है एनसीसी करना चाहिए और एनसीसी के मार्क्स का फुल फ़ायदा भी उठाना चाहिए। चलिए बहुत-बहुत आपने पूरे-पूरे डिस्क्राइब कर दिया सीपीयू के रिलेटेड क्या किसी को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और मिनिमम टाइम में। आपने जिस तरीके से बताया बिल्कुल। आपने 2 साल में ही मतलब फर्स्ट टाइम तो आपका अटेम्प्ट भी नहीं था वो अगर गिना जाए हाँ। तो आपने बिना तैयारी के 100 मार्क्स लाए। मतलब आपने एग्ज़ैक्टली फर्स्ट क्योंकि अटेम्प्ट में मैंने ही दिल्ली जनवरी पुलिस आपने 23 सेलेक्ट से ही कर लिया। स्टार्ट किया था, तो वो मुश्किल से 8-9 हुँ, महीने थे मेरे पास। तो मैं अच्छा। प्री के लिए तो मैं इससे ज़्यादा मेरे को टाइम भी नहीं मिला। मतलब मैं 8-9 महीने ही कंसीडर करूँगा कि हाँ, मैंने सितंबर तक अच्छे से पढ़ा और मेंस के लिए फिर 1 महीना टाइम मिला था। तो मतलब मेरा ये सारा जो प्रोसेस हुआ वो 1 साल में मेरा सारा कंप्लीट हो गया। सीरियस वाला जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया और जब तक मेरे को मेरा मेरिट लिस्ट मिला मतलब मुश्किल से 1 साल हुआ बस। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में नाम देख के कैसे खुशी हुई? बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं एक्चुअली जैसे मैंने 350 का टारगेट सोच रखा था, तो मेंस में मेरा वो जो 4-5 मार्क्स कम रह गया था, 180 का टारगेट था क्योंकि प्री में तो जी, 150 सोचा था, 150 आ गया और एनसीसी का मिला के 160 हो गया। मेंस में सोचा था 180 आएगा, लेकिन वो 175.5 रह गया, तो वो जो 4 साढ़े 4 मार्क्स था, उसकी वजह से मैं टेंशन में रह गया था कि पता नहीं अब डीपी मिले, ना मिले। तो मतलब मेरे को वो डीपी के लिए इतना ज़्यादा हो गया था कि डीपी मिला तो सब ठीक है, नहीं मिला तो फिर वो तो फिर ऑल ओवर इंडिया घूमते रहो फिर जो सेकंड प्रेफ़रेंस भी मिलेगा। तो जी, बिल्कुल, ऐसा नहीं बिल्कुल है कि सही वो बात है। बाकी प्लेटफ़ॉर्म खराब है, नहीं वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इक्वल है सेम रैंक है। लेकिन मैं दिल्ली से हूँ तो मेरे को था कि हाँ, अगर दिल्ली पुलिस मिलेगा तो मैं यहाँ पे रह के क्या पता मैं आगे अपना ड्रीम जो मेरा फाइनल ड्रीम है, मैं उसके लिए बिल्कुल, परस्यू बिल्कुल, आराम से कर पाऊँ यहाँ पे रह के। बिल्कुल, तो मेरे बिल्कुल। लिए वहाँ था पे तो वो कोचिंग भी 4 अच्छी है। साढ़े 4 मार्क्स हाँ, तो वो 4 साढ़े 4 मार्क्स का मेरे को पूरा जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया ना, वो मेरे को टेंशन रहा ही रहा कि पता नहीं मेरे को डीपी मिले ना मिले। 346.2 पे
क्या होगा, और बिल्कुल जैसे ओबीसी का कट ऑफ भी आया 344 पॉइंट समथिंग था, तो बिल्कुल वो 2 ढाई मार्क्स ऊपर रहा। तो मेरिट लिस्ट में जब देखा तो पहले तो ऊपर से ही इन लोगों को मेरिट लिस्ट पे लड़कों का मार्क्स ऊपर रखना चाहिए, ये लोग लड़कियों का हाँ, मार्क्स रख देते हैं लड़कियों सबसे का जी, पहले। बहुत सारे ऐसे करते हैं कि सबसे पहले लड़कियों का चेक करते हैं, क्योंकि लड़कियों का डीपी का कट ऑफ कम जाता है थोड़ा सा, जी, बाकी ओवरऑल तो जी, जी, हल्का हाई ओवरऑल रहता है, तो लेकिन ज़्यादा डीपी जाता का तो वो तो पहले वो लगा ऐसे, फिर नीचे देखा तो कि मेल का तो नीचे है, तो देख के और हार्ट बीट फास्ट हो गया कि पता नहीं क्या हुआ। तो फाइनली यानी जब देखा कि हाँ कट ऑफ इतना है, फिर उसके बाद भी पहले मैंने 2 मिनट लगा के अपना नाम ढूंढा कि हाँ मेरे को पोस्ट कोड ए मिला, यानी जो डीपी का पोस्ट कोड होता है, कि हाँ, फिर मैंने उसको 2 3 बार वेरीफाई किया कि हाँ ये डीपी है। तो काफी फिर रिलीफ मिला मेरे को उस टाइम पे। तो अभी ट्रेनिंग डेट आउट हो गई है या फिर अभी आउट नहीं हुई है? या फिर वो जॉइनिंग नहीं, अभी लेटर तो वगैरह मिला कोई है या हमें फिर अभी कोई कुछ भी सोर्स नहीं इनसाइड पता? सोर्स वगैरह से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ कि जुलाई तक ज्वाइनिंग हो सकती है दिल्ली पुलिस वालों की। अच्छा, वो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, मुझे लगता है शायद इस वजह से हाँ डिले हो रहा हो। बिल्कुल। तो अच्छा, उससे पहले और कोई चांस नहीं ठीक है, है ऐसा तो अब। कुछ नहीं पता लगा, बोल रहे हैं जुलाई में होगा। अच्छा, अच्छा, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से गाइडेंस दी बच्चों को कि किस तरीके से 1 साल में कर सकते हैं। होप सो मैं चाहता हूँ कि आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी में हो, हम साथ मिलके एक फिर पॉडकास्ट करेंगे जब आप 6-8 महीने उस चीज़ को कर लेंगे कि देखिए जॉब जब होती है ना स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है ये हमारी ड्रीम जॉब है। बट जब आप उस जॉब को करते हैं, तब उसकी रियलिटी सामने आती है। फिर अगर किसी को सेलेक्ट बिल्कुल। करना होता है, फिर कई बार ऐसा देखा गया है लोगों ने दिल्ली पुलिस एसआई भी छोड़ दिया है, ड्यू टू हेक्टिक वर्क। हाँ। ये होता है, वो लोग सीआईएसएफ की तरफ झुक जाते हैं बाद में। तो हम्म। उसके रिगार्डिंग हम बाद में पॉडकास्ट करते हैं कभी, मिलके एकदम साथ बैठ के जब आप यूनिफ़ॉर्म में होंगे, उसका एक अलग रुतबा रहता है यूनिफ़ॉर्म में 2 स्टार। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद राइट। आपका। थैंक यू सो मच।